हाँ बेटा यस। रिकॉर्ड। हाँ। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसको आप कंडीशन रखते जाइए, आपकी जो है वो इक्वेशन आती जाएगी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है। यस सर। आइसोबारिक के अंदर प्रेशर वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये प्रेशर वाला मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया था। आपने जो है वो इसको किया था। मैंने शायद आपसे कहा था कि इसके लिए आप खुद लिख लीजिएगा। एक मिनट सर, प्रेशर वाले फॉर्मूले के लिए। हाँ, यहाँ पे अगर मुझे इस वाले फॉर्मूले में V2/V1 की जगह P1/P2 लिखना है तो क्या करना होगा? अगर हमें V1/V2 की V1/V2 लिखना है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या कहते हैं, अगर हम V1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक मिनट। करिए करिए। चलिए करिए। लेट अस डू इट। डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा NCP ln P2/P1 और प्लस V2/V1 एन ना। आर ln P1/P2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ सर। कैसे बन जाएगा ये? तो आपने ट्राई किया था? नहीं किया था। सर लिखा तो नहीं है मेरे इस पे, तो मतलब नहीं किया था। हम्म, देखिए, इसको आपको करने के लिए क्या करना होगा कि ये वाला जो हमने कंडीशन ली है ये लगानी पड़ेगी। जब ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको याद है? ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक P1/V1 इज इक्वल टू P2/V2 पढ़ा था ये, याद है? हाँ सर। तो इसमें से यस वी सर। टू यहां से अगर आपको V2/V1 लिखना है तो क्या हो जाएगा बोलिए? बस यहां से V2/V1 को आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका होमवर्क है। चलिए, V2/V1 किसके बराबर हो जाएगा बताइए? सर V2/V1 बराबर हो जाएगा P1/P1 P1/P2। अपॉन P2/P2। जब ये वाली वैल्यू आप V2/V1 की जगह रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्योंकि सीवी को सीपी में बदलना है ना, और प्रेशर वॉल्यूम को प्रेशर में बदलना है, तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। ठीक है। यहां से आप ओके सर। करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। और बल्कि मुझे करके आप भेजिएगा। ठीक है। हाँ, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, आइसोबारिक के लिए ये हो जाएगा। एडियाबैटिक के लिए बेटा क्या हो जाएगा? सर एडियाबैटिक एरिया के लिए की क्योंकि डेल्टा एस जीरो हो जाना चाहिए सर, क्योंकि हाँ, क्यू जब जीरो जीरो होता होती है है। तो डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन एक हमने बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, इसके अंदर क्यू तो जीरो होता है तभी आइसोलेटेड कहलाता है। लेकिन इसकी हाँ एंट्रोपी सर। जीरो नहीं होती। और एग्जाम्पल मैंने दिया था, यही गैस है, एक चैम्बर में बंद है, दो अलग अलग गैसेस हैं, या एक ही गैस है, एक में बंद है, एक में एक खाली है, और चारों तरफ से इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? एंट्रोपी बढ़ जाएगी अगर आप बीच में से कॉर्क हटा देंगे। ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डेल्टा एस के बारे में ये जल्दी से रीड कर डालिए और मुझे बताइए, ये याद है आपको नहीं? कि गैस की एंट्रोपी लिक्विड से और लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा होती है। ठीक है। यस सर। एंट्रोपी जो है वो एटॉमिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल में बढ़ेंगे। हाँ, हमने O2 O3 किया था। एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो एटो एंट्रोपी बढ़ेगी। ये सब चीज भी हमने की थी।
एलॉयज जो है वो प्योर मेटल से ज्यादा एंट्रोपी होती है। इन्हीं के ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। बॉइलिंग ऑफ एग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड से सॉलिड होता है, तो जो बच्चा इसको नहीं पढ़ा होता उसके दिमाग में आता है लिक्विड से सॉलिड मतलब एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, जबकि क्या होती है, इंक्रीज करती है। बोलो बेटा क्लियर। बॉइलिंग ऑफ एग में प्रोटीन डीनेचर हो जाता है ना। क्योंकि क्यों होता है इंक्रीज? प्रोटीन डीनेचर हो जाता है ना, तो वो टूट हाँ, जाता है। प्रोटीन के बीच की जो पेप्टाइड लिंकेज होती है वो वो ब्रेक हो। टूट जाती है। देखिए, अगर लिक्विड है तो उसमें ऐसे ये अमीनो एसिड्स हैं, इनके बीच में ये पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, तो ये क्या है, इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रही है। और आपने जब इसको सॉलिड कर दिया तो ये लिंकेजेस ब्रेक हो गई, तो अब ज्यादा फ्री हो गई ना मूवमेंट के लिए। हाँ सर। हम्म, तो इसी को क्या बोलते हैं कि ये एंट्रोपी इंक्रीज कर गई। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से ज्यादा होती है, अभी मैंने बताया, ठीक है। एक बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। एग्जांपल ये पूछा भी जा चुका है, स्ट्रेच्ड रबड़ वाला। स्ट्रेच्ड रबड़ और अनस्ट्रेच्ड रबड़ में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है? सर अनस्ट्रेच्ड रबड़ की ज्यादा होती है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर अनस्ट्रेच्ड में ऑर्डर्ड नहीं होते हैं और वही। इसमें स्ट्रेच्ड में ऑर्डर्ड होते हैं, और ठीक है। भाई अनस्ट्रेच्ड में रबड़ ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है ना, तो ऑर्डर नहीं है, और इसमें ऑर्डर्ड हो जाएंगी ऐसे, तो ऑर्डर की वजह से। चलिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट एंड शुगर, तो क्रिस्टलाइजेशन होगा इसका मतलब ऑर्डर बढ़ रहा है, और ऑर्डर बढ़ता है तो एंट्रोपी कम होती है, डिसऑर्डर से एंट्रोपी इंक्रीज करती है ना। यस सर। हम्म। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस का मैंने बताया था। एड्जॉर्प्शन पहले बताया था क्या होता है, किसी भी सरफेस पे गैसेस का सेटल होना, ठीक है, वो एडजॉर्प्शन कहलाता है। ओके सर। एक होता है एब्जॉर्प्शन, वो तो एब्जॉर्ब हो जाना, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है उसके अंदर, इसके अंदर सरफेस पे सेटल हो जाती है चीज, जैसे डस्ट सेटल हो जाती है टेबल पे, शीशे पे, उसको एडजॉर्प्शन कहते यस हैं, सर। ठीक है। तो इसमें भी क्या यस। हुआ, चारों तरफ जब घूम रहे थे मॉलिक्यूल तो एंट्रोपी ज्यादा थी, और जब सेटल हो गए तो एंट्रोपी कम हो गई। ओके बेटा। यस सर। किसी केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी कैसे पता लगाएंगे? तो केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी पता लगाने का तरीका सिंपली ये है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। ओके सर। यानी डेल्टा एन जी इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, रिएक्टेंट में यस सर। कम है, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए, एंट्रोपी निकालना है, ये वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जाते हैं कई बार। मान लीजिए ये वाला मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस है और मुझे इसकी एंट्रोपी चेंज निकालनी है, तो मैंने क्या किया, एक रिवर्सिबल पाथ बना लिया जिसकी मुझे एंट्रोपी पता है। किससे, कैसे? एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। एक यस बार, सर। अब प्रेशर P1 का ही रहा, टेम्परेचर T2 हो गया। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो ये आइसोथर्मल हो गया, हो गया। और देखिए मैं उसी स्टेज में पहुंच गया, तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, P1 से P2 तक सेम। तो ये दोनों को मैं खाली ऐड कर दूंगा, यहाँ की एंट्रोपी, एंट्रोपी 1 और एंट्रोपी 2, इन दोनों को ऐड यस कर सर। दूंगा तो एंट्रोपी आ जाएगी, यानी आइसोथर्मल आइसोबारिक। और ऊपर एंट्रोपी आइसोबारिक की क्या, आइसोथर्मल की क्या, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वही मैंने लिख करके यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ओके सर। हाँ, ऐसे ही ये वाले प्रोसेस में हमने किया था, ठीक है।
इसमें क्या किया, एक बार आइसोकोरिक एक बार आइसोथर्मल और पहुंच गया है। ठीक है, क्लियर? यस सर। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं सर। तीसरा एंट्रोपी है, तीसरी तरीके का एंट्रोपी चेंज, वो है चेंज इन फेज। ठीक है, ओके सर। पहला हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने गैसेस के लिए देखा। ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने किसके लिए किया था? गैसेस सर के। गैसेस। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए P1 V1 T1 तो गैसेस के लिए ही तो होगा। और ये फॉर्मूला लगा हाँ रहे हैं, और सर। कौन सी गैस? आइडियल गैस। ओके सर। और फिर दूसरा कौन सा देखा हमने एंट्रोपी चेंज, कहाँ पर चेक किया? बहुत सारे वैसे एग्जांपल देखे, और कहाँ चेक किया, बोलिए? केमिकल सर रिएक्शन में केमिक एंट्रोपी चेंज देखा। ये यस सर। दूसरा हो गया। सेकंड, पहला, इसको लिख देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ। हाँ चल। ये फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट। क्या है ये? फॉर आइडियल गैस। दूसरा केस हमने देखा केमिकल रिएक्शन के लिए फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, इसमें सिंपली क्या करना है, खाली हम डेल्टा एन जी चेक कर लेंगे और हमें एंट्रोपी पता चल जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर। ठीक है, और तीसरा अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में बेटा क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, फेज। लिक्विड से गैस, इसको फेज हाँ। ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक यस है, सर। तो ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं ये कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। कहाँ होते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यस सर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब होंगे तो क्यूपी लिखा जाएगा, डेल्टा एस क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे हम यस क्यूपी लिख सर। सकते हैं। और क्यूपी किसके बराबर है? डेल्टा एच के बराबर है। ये तो हम फर्स्ट लॉ में बार बार पढ़ चुके हैं। क्यूवी यस बराबर था सर। डेल्टा यू के, और क्यूपी बराबर है डेल्टा एच के। ठीक है यस ना? सर। वेरी गुड। और ये कंडीशन देखिए नीचे भी लिखी हुई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी है और कांस्टेंट प्रेशर भी है। फेज ट्रांजिशन यानी लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मान लीजिए आइस ही जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 केल्विन। और प्रेशर क्या यस होगा? सर। 1 atm। ठीक है ना? यस सर। तो हम डेल्टा एच यूज कर सकते हैं। तो उसका जो भी डेल्टा एच होगा वो हम हमें दिया होगा, और खाली यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाय 273 कर देंगे। ठीक है, ओके सर। और ठीक लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, और है। ओके सर। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, बोलिए? सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो फिर मेल्टिंग। फ्यूजन, हाँ फ्यूजन। उसको फ्यूजन कहते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे भी टेम्परेचर 273 होगा। दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, बस ये समझ लीजिए, डेल्टा एस फ्रीजिंग हो गया ये, और डेल्टा एस फ्यूजन हो गया।
दोनों की वैल्यू लेकिन सेम आती है। कभी नाम फ्रीजिंग दे देगा, कभी फ्यूजन दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों सेम आती है? इसलिए कि डेल्टा एच भी सेम आता है और टेम्परेचर भी सेम है। क्लियर? आगे चलें। क्लियर सर। वेपराइजेशन का क्या हो जाएगा? जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड से वेपर में बताइए क्या टेम्परेचर प्रेशर होगा? जल्दी से, हरी आप। सर लिक्विड से वेपर में जब हम लिक्विड से वेपर बनाएंगे तो फिर टेम्परेचर 1 इंक्रीज atm हो जो जाएगा। भी प्रेशर होगा, हम तो नेचुरल अपने लैब के कंडीशन की बात कर रहे हैं। और टेम्परेचर क्या हाँ। होगा? बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। ठीक है। यस सर। तीसरा, उसी में एक और केस सब्लिमेशन वाला है, तो इसको क्या करेंगे? डेल्टा सब्लिमेशन लिख देंगे। लेकिन इसको दूसरा तरीका भी करने का है। देखिए क्या है, कि सॉलिड से पहले लिक्विड बना लीजिए और फिर लिक्विड को वेपोराइज कर दीजिए। सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो फ्यूजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो डेल्टा एस फ्यूजन निकाल लिया आपने। और फिर लिक्विड से गैस बनाया तो वेपोराइजेशन कर दिया। इसके लिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अगर वाटर की बात कर रहा हूं मैं, H2O सॉलिड लिया है मैंने तो, और H2O गैस लिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बोलिए। 270। टू और यहाँ सेवन पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 373। 370। बोलो बेटा, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं सर, प्रॉब्लम है। चलिए, अब ये सब बेटा क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करने हैं। मेरा गला दुख गया बोलते बोलते। ओके सर। हाँ, अब देखिए लास्ट हमारा है। हम्म हम्म अच्छा, ये हो गया। तो अब देखिए स्पॉन्टेनिटी जो है, डेल्टा एस, ये कैसे हमको पता चलेगा कोई सिस्टम हमारा स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? तो हमें पता चलेगा अगर हम डेल्टा एस टोटल निकालेंगे तब। तो बताइए, डेल्टा एस टोटल क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होना चाहिए ना ताकि स्पॉन्टेनियस हो। डेल्टा एस की बात कर रहे हैं ना? डेल्टा एच मैंने को डेल्टा सब एच। बता ही सर नहीं मैं पा डेल्टा रहे। एच सुना ही दिया। हाँ, हाँ। डेल्टा एस यस सर, डेल्टा एच तो डेल्टा एच क्या कहते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस है। के लिए। अभी तो हमने कहा फॉर हाँ। स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एस टोटल या यूनिवर्स, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सिस्टम का भी डेल्टा एस चाहिए, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का भी चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक लंबी कैलकुलेशन है। ठीक है, यस सर। और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो गिब्स साहब आए, उन्होंने बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला दे दिया और कहा कि आप ऐसा है, खाली सिस्टम की निकाल लीजिए डेल्टा एस और मेरे इस फॉर्मूले में रख दीजिए। क्या करिए? मेरे इस फॉर्मूले में रख दीजिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव आ जाए तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। बोलो बेटा, क्लियर हो गई बात? यस सर। हम्म चलिए, अब ये सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो हम, हाँ, ये आ गया गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये क्या कहता है? अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी में एक बात और समझ लीजिए। इसकी पहले तो डेफिनेशन क्या है?
यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, ये इसकी डेफिनेशन। यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन हमें क्या करना होता है, नेगेटिव साइन उसके आगे लगाना होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ। अब यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका क्या मतलब है? तो इसको देखिए तो सिंपल उससे मतलब समझ। वर्क जो। हाँ, देखिए कोई भी सिस्टम है मेरे पास, मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो ये गैस जो है, इसके पास दो तरीके की एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है? दो दो तरह। दो। एक एनर्जी होती है यूजफुल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी। दूसरी होती है नॉन यूजफुल। ओके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो यूजफुल एनर्जी वाला पार्ट है, ये पार्ट आप यूजफुल वर्क में काम में ले सकते हैं, इससे काम करा सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। और जो उसके अंदर नॉन यूजफुल एनर्जी है, वो एनर्जी से आप काम नहीं करा सकते। तो आप कहोगे सर फिर वो करती क्या है? वही एनर्जी एंट्रोपी देती है, वही एनर्जी ओके सर। रैंडमनेस देती है। ठीक है, जो भी सिस्टम की उस वक्त एंट्रोपी होती है, रैंडमनेस होती है, वो वही एनर्जी देती है जो नॉन यूजफुल एनर्जी होती है। तो ये एक बात दिमाग में अच्छी आ गई, जो मैंने कहा कि आपको बता दें। ओके, इसको लिख लिया। हाँ, तो लिखा हुआ था यूजफुल ऑलरेडी। वर्क हमको खाली निकालना है और उसके आगे माइनस साइन लगा देना। और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, और हमारा सिस्टम प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव यूजफुल वर्क ही नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बोलिए बेटा, ओके। ठीक है, चलूं आगे। यस सर। अब देखिए, जैसे ये उसका एग्जाम्पल एक बड़ा अच्छा दिया हुआ है, इसको समझिए। बताइए यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे कि 0 डिग्री पे तो जो मतलब -1 डिग्री पे जो लिक्विड जो होता है सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि उसमें एंट्रोपी जो होती है अ, नहीं, एंट्रोपी। एक मिनट, क्या? सिर्फ -1 टेम्परेचर पे अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है वाटर, तो ऑर्डर तो आ रहा होगा ना, तो एंट्री मतलब पॉजिटिव हो रही होगी। एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है ना। हाँ, डिक्रीज कर रही है, हाँ, वही तो नेगेटिव होगी ना। हाँ, तो फिर तो कहाँ मैंने स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव कैसे लिखा होगा? हुआ है, नेगेटिव ही तो लिखा हुआ है। तो बस स्पॉन्टेनियस कैसे होगा नेगेटिव पे? स्पॉन्टेनियस है, यही तो बात है। तो यही तो एंट्रोपी से क्लियर नहीं हो पा रही थी सारी चीज, दिक्कत हो रही थी, और फिर सराउंडिंग भी निकालना पड़ रहा था। तो अब देखिए ना, क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव में है, तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है, नहीं हो रहा? पहले तो ये बताइए। अगर हाँ सर। फ्रिज में टेम्परेचर आपने -10 डिग्री या -1 डिग्री रखा हुआ, उसमें पानी रख दिया, तो अपने आप बर्फ में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? यस सर। तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो गया? हाँ। लिक्विड से बर्फ बनना स्पॉन्टेनियस हो गया, जबकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? ओके। यस, क्लियर। और अगर टेम्परेचर आपने 0 डिग्री कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वही जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल बन जाएगा।
कभी वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, कभी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड में जाएंगे, कुछ लिक्विड में जाएंगे, और आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं, नहीं कहते हैं? हाँ सर कहते और ऐसे प्रोसेस में एंट्रोपी जीरो होती है। इक्विलिब्रियम के लिए एंट्रोपी क्या होती है? जीरो। हैं। ओके सर। हाँ, यहाँ पे मैंने शायद लिखवाया भी हुआ है। कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा। डेल्टा एच फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, वो उन प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल कहते हैं। और उनकी एंट्रोपी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है। ओके सर। टोटल एंट्रोपी जीरो। यहां से मैं ये भी कह सकता हूं क्या, कि डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग। एक बस पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। बोलिए, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, यहां से आपने हीट दी क्यू सराउंडिंग को, ये सिस्टम और ये सराउंडिंग। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर रिवर्सिबली हो रहा है तो क्या होगा? टेम्परेचर सेम रहेगा नहीं रहेगा? रिवर्सिबल हो रहा है तो ना, हर हाँ तो वक्त टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम में है, तो टेम्परेचर भी हाँ। तो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी अंदर बाहर बराबर। यस सर। और हीट क्यों जा रही है? तो अब मुझे बताइए, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? क्योंकि सिस्टम ने हीट दी है तो -Q/T हो जाएगी। और यस सर। सराउंडिंग की क्या हो जाएगी? +Q/T, क्योंकि सराउंडिंग को मिली है। भाई, हीट कोई सिस्टम देता है तो हाँ नेगेटिव लेते हैं ना। हाँ सर हाँ सर हाँ सर और यस सर। सराउंडिंग ले रहा है तो उसको पॉजिटिव। तो टेम्परेचर की क्योंकि वैल्यू सेम है और हीट की भी वैल्यू सेम है, तो दोनों बराबर नहीं हो गई? ओके सर। दोनों बराबर हो गई ना बेटा। हाँ सर हाँ सर। और जब दोनों बराबर हो गई तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है? दोनों को ऐड करते हैं। डेल्टा एस टोटल क्या होता है? दोनों को ऐड कर लेते हैं। हाँ, मतलब डेल्टा एस टोटल मतलब नेगेटिव डी क्यू अपॉन टी प्लस डी क्यू अपॉन डी। दोनों बराबर है, एक माइनस है एक प्लस है, तो जीरो नहीं आ जाएगा? हाँ सर। तो मैंने प्रूव भी कर दिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी टोटल जीरो होती है। अब आपको याद रखना है ये छोटा सा प्रूफ दे दिया है मैंने आपको। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए प्लीज। नो कंफ्यूजन। चलिए, तो अब हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पे काम कर रहे थे। ये रहा। तो देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो एंट्रोपी जीरो होगी, और डेल्टा जी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए जीरो होता है, ये आप अभी मान लीजिए। ठीक है। अब आ जाइए। यस सर। हम्म +1 आपने टेम्परेचर कर दिया, तो देखिए लिक्विड से क्या सॉलिड में कन्वर्ट होगा? नहीं। नहीं होगा। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यस। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, खाली एंट्रोपी से नहीं पता चलता है। सोचिए, यस सर। अच्छे से समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? आ रही। यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। है। बावजूद इसके क्या हो रहा है? बावजूद इसके कि एंट्रोपी डेल्टा एस डिक्रीज कर रही है। बोलिए। यस सर। यहाँ पे भी ओके सर। प्रोसेस हो रहा है, यस सर। स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम है, जबकि डेल्टा एस क्या है? जीरो है। और यहाँ पे प्रोसेस
नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर हम यहां से क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज ऑल्सो द कंडीशन। ये बात समझानी थी, क्लियर हो गई? यस सर। तो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ये इक्वेशन है जो अभी ऊपर भी मैंने बताई थी। ये किन्होंने दी थी? गिब्स साहब ने दी थी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब उसके तीन नेगेटिव। केस बनाए थे हमने, ये तीनों केस आपको पता है, चार केस। जल्दी से इनको पढ़िए और मुझे बताइए, कोई समझ में बात नहीं आ रही है तो। हमारा यहाँ पे खत्म हो गया ये थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोकेमिस्ट्री का एक सेपरेट चैप्टर है ना सर वो तो। थर्मोकेमिस्ट्री नहीं इसी में है, एनसीईआरटी में। लेकिन वो तो बहुत ही बच्चों वाला है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। वही एंथैल्पी को वही। रिएक्शन में कैलकुलेट करना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बस, और क्या करना है उसके लिए? वो तो आधे घंटे में कवर हो जाएगा उसको, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उससे उसमें अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो वो पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जल्दी से कंडीशन चारों पढ़िए, चारों केस मुझे बताइए। थक गया मैं बहुत। एक में डेल्टा एच नेगेटिव लिया, डेल्टा एच को पॉजिटिव लिया। दूसरे केस में डेल्टा एच पॉजिटिव लिया, डेल्टा एच भी पॉजिटिव रखा। तीसरे में डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव रखा। और चौथे में डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। ये चार तरीके के केस बनाए हैं जो बन सकते थे। इसमें देखिए कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस। कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछिए। नहीं sir, समझ में आ रहा क्लियर है? है। हाँ। बस तो बेटा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये सब क्या होती है बताइए? जब प्रेशर इतना हो और टेम्परेचर इतना हो। ठीक है, ओके सर। उसको हम क्या लगा देते हैं? उसके साथ स्टैंडर्ड लगा देते हैं। जैसे ये स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी। ठीक है ना? और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि इसके ऊपर एक छोटा सा नॉट लगा देते हैं, जीरो। इससे पता चल जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन है। प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। क्लियर है बेटा? यस। और ओके। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो एंथैल्पी के लिए भी है और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी है, कि ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं? जीरो होती हैं। डेल्टा जी नॉट इज टेकन टू बी जीरो फॉर नेचुरल स्टेट ऑफ एलिमेंट। और सिर्फ डेल्टा जी ही नहीं, डेल्टा एच भी जीरो ली जाती है। ये एंथैल्पी वाले में पढ़ेंगे। जो भी ओके सर। सब्सटेंस, एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है, उस चीज को हम क्या लेते हैं? उसकी डेल्टा जी की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो लेते हैं। जैसे यस हम ये सर। मानते हैं कि कार्बन जैसे दो फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइड और डायमंड। तो हम ये मानते हैं कि ग्रेफाइड वाली स्टेबल फॉर्म है, ज्यादा पाया जाता है, तो ये जीरो लेंगे, डायमंड वाली नहीं लेंगे। ठीक है? ओके सर। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड में नहीं पाया जाता, तो गैस वाला एंट्रोपी चेंज या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड जीरो होगी, सॉरी एंथैल्पी चेंज। और लिक्विड वाली जो है वो जीरो नहीं होगी। इसको जल्दी से एक बार रीडिंग करिए, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिए। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है ना? चलिए, तो अब आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। बेटा ये पढ़ लीजिएगा, सिंपल। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? आपको
डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी, प्रोडक्ट के में जितने कंपाउंड होंगे उनकी दी हुई होगी, और रिएक्टेंट में जितने कंपाउंड होंगे उनकी भी दी होगी। तो प्रोडक्ट वाले में से रिएक्टेंट वालों को माइनस करना है, बस इतना सा करना है, जो कि एक 7th 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी कर सकता है, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग एंथैल्पी भी निकालेंगे, डेल्टा एच नॉट भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली डेल्टा जी नॉट की जगह डेल्टा एच नॉट हो जाएगा, बस उसी तरीके से बिल्कुल एंट्रोपी का भी निकालेंगे। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट की जगह डेल्टा एच नॉट हो जाएगा। उसके ऊपर देखिए बेटा आगे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एंट्रोपी निकाल ली। ठीक है। ओके। हाँ, ट्राई करिएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें काफी। फिर ये थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग शुरू कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा। चलिए, ओके, गुड नाइट, 12 ओके बजे। सर, गुड नाइट। हम्म।